बिजली बनाने के लिए सिर्फ तीन चीजों की जरूरत होती है। कोयला, पानी और हवा। अब आप सोच रहे होंगे हवा तो चारों तरफ चल रही है, वो तो कहीं से भी मिल जाएगी। पानी भी आसान है, नदी या समुद्र से ले लो। लेकिन असली खेल आता है कोयले पर। कोयला हर जगह नहीं मिलता, इसलिए बिजली घर तक कोयला पहुंचाने के तीन रास्ते होते हैं। पहला कोयले की खदान से सीधे ट्रक में, और दूसरा लंबी दूरी के लिए ट्रेन से, और तीसरा पानी का जहाज यानी समुद्र के रास्ते। अब सवाल ये है, इतना कोयला लाकर आखिर बिजली बनती कैसे है? आज तक आपने बिजली कैसे बनती है इतनी आसान भाषा में शायद ही कभी सुना हो। मैं आज आपको बिजली की कहानी ऐसे बताने वाला हूँ कि चाहे आपने कभी किताब ना खोली हो, चाहे आप इंजीनियर हो या बिल्कुल आम इंसान, बिजली आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जैसी लगने लगेगी। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं और आप मेरे साथ समझते चलिए आखिर बिजली बनती कैसे है। चलो मान लेते हैं हमने पूरी जद्दोजहद करके कोयला कोलयार्ड तक पहुंचा दिया। कोलयार्ड यानी जहां कोयला रखा जाता है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। जो कोयला हमारी कोलयार्ड में पहुंच चुका था, अब उसे कन्वेयर बेल्ट के जरिए एक मशीन तक लाया जाता है जिसे कहते हैं मिल। अब ये मिल क्या है? चिंता मत कीजिए, भारी शब्द से नहीं समझाऊंगा। आपने घर की आटा चक्की तो देखी होगी ना, ऊपर से गेहूं डालते हैं और नीचे से बारीक आटा निकलता है। बस ठीक वही काम यहाँ मिल करती है। फर्क बस इतना है, यहाँ गेहूं नहीं कोयला पिसता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है। जब आटा चक्की से आटा निकालते हैं तो आपने महसूस किया होगा आटा गर्म होता है। अब सोचिए अगर कोयला पिसेगा तो क्या होगा? कोयला और भी ज्यादा गर्म हो जाएगा, और अगर ज्यादा गर्म हो गया तो दोस्तों कोयला मिल के अंदर ही जल सकता है। यानी बिजली बनने से पहले ही सब कुछ जलकर खत्म। तो अब सवाल ये है, हम इस आग को कैसे रोकते हैं? इसका जवाब है हवा। लेकिन कोई भी हवा नहीं। मिल के अंदर दो तरह की हवा दी जाती है। पहली गर्म हवा जो कोयले को सुखाती है, दूसरी ठंडी हवा जो तापमान को कंट्रोल करती है। यानी एक तरफ से कोयला पिस रहा है और दूसरी तरफ उसका तापमान काबू में रखा जा रहा है ताकि कोयला जले नहीं, बस बारीक पिसे। अब जरा ध्यान दीजिए, यहीं पर सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आटा चक्की में क्या होता है? ऊपर से गेहूं डालते हैं और नीचे से आटा निकलता है। लेकिन इस कोयले वाली चक्की में बस एक बड़ा फर्क है। वहां भी कोयला ऊपर से डाला जाता है, लेकिन कोयला नीचे से नहीं ऊपर से ही बाहर निकलता है। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये कैसे मुमकिन है? अब होता क्या है, मिल के अंदर कोयला पिसते पिसते बहुत बारीक पाउडर जैसा हो जाता है। जैसे जैसे कोयला हल्का होता है, नीचे से आती है तेज हवा, उसे उठा लेती है। अब कोयला चलता नहीं है बल्कि हवा के साथ उड़ता है। अब मान लीजिए हम कोयला भट्टी यानी फर्नेस तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन सिर्फ कोयला पहुंचा देना काफी नहीं है। आग जलाने के लिए तीन चीजें जरूरी होती हैं। पहली कोयला, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा हीट मतलब गर्मी। गर्मी की शुरुआत कैसे होती है वो प्रोसेस मैं अभी नहीं बता रहा हूँ ताकि वीडियो थोड़ा छोटा रहे। मान लेते हैं आग लग चुकी है। अब मैं आपको थोड़ा सा हवा के बारे में समझाता हूँ। भट्टी में आग जल रही है तो हवा को कंट्रोल में रखना पड़ेगा ना। ज्यादा हवा होगी तो आग बेकाबू हो जाएगी, कम हवा होगी तो आग बुझ जाएगी। इसीलिए भट्टी में हवा देने के लिए दो पंखे लगाए जाते हैं। पहला पंखा है पीए फैन। पीए याद है आपको? वही जो पिसे हुए कोयले को हवा के साथ उड़ा उड़ाकर भट्टी तक ले जा रहा था। यानी ये हवा कोयले की सवारी बनती है। इस हवा का काम है कोयले को मिल से उठाना और भट्टी तक पहुंचाना। अब आता है दूसरा पंखा, एफडी फैन। एफडी फैन का काम है भट्टी को एक्स्ट्रा हवा देना। ये वही हवा है जो आग को जिंदा रखती है। यानी कोयला तो पीए फैन से आ गया, लेकिन उसे पूरा जलाने के लिए एफडी फैन अलग से ऑक्सीजन देता है। बस आप इतना याद रखिए, पीए फैन मतलब कोयले को उड़ाने वाली हवा, एफडी फैन मतलब आग को जिंदा रखने वाली हवा। अब सवाल ये है, इतनी हवा अंदर जा रही है तो धुआं बाहर कैसे निकलता है? और अगर धुआं बाहर ना निकले तो क्या होगा? आग घुट जाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगी और पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। इसीलिए धुएं को लगातार बाहर निकालना बहुत जरूरी है। अब यहाँ आता है तीसरे फैन का रोल। इस फैन को कहते हैं आईडी फैन। अब तक क्या हुआ? कोयला जल गया, आग ने अपना काम कर लिया,
और अब कोयले से दो चीजें बन गई, पहली राख, दूसरा धुआं। यहीं पर आईडी फैन काम में आता है। आईडी फैन भट्टी के अंदर से धुआं खींचता है। धुआं, गैस और हल्की ही राख को अपने साथ लेकर बाहर की तरफ भेजता है, यानी एफडी फैन हवा अंदर डालता है और आईडी फैन धुआं बाहर निकालता है। इसी से फर्नेस के अंदर बैलेंस बना रहता है। अब राख की बात करें, कोयला जलने के बाद जो भारी राख होती है वो नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने वाली राख को कहते हैं बॉटम एस, और जो हल्की राख होती है वो धुएं के साथ उड़ती हुई जाती है, इसे कहते हैं फ्लाई एस। जो उड़ गई वो फ्लाई और जो गिर गई वो बॉटम। अब तक हमने क्या सीखा? एफडी फैन आग को हवा देता है, पीए फैन कोयले को उड़ाकर लाता है और आईडी फैन धुआं और गैस बाहर खींचता है। तीनों फैन मिलकर भट्टी को जिंदा रखते हैं। अब यहाँ एक बहुत जरूरी सिस्टम आता है, ईएसपी। ईएसपी को ज्यादा टेक्निकल मत समझिए, बस इतना समझ लीजिए, ईएसपी का काम है धुएं के साथ जो राख उड़कर आ रही थी उसे रोकना, ताकि चिमनी से ऊपर से काला धुआं बाहर ना निकले और आसपास के इलाके, पेड़ पौधे और लोगों की सेहत को नुकसान ना पहुंचा सके। अब आप सोच रहे होंगे, भाई आप तो चिमनी तक पहुंच गए, धुआं बाहर चला गया, राख कंट्रोल में आ गई, लेकिन बिजली कहाँ गई? पानी का क्या हुआ? बिल्कुल सही सवाल है। तो चलिए अब जरा वापस चलते हैं फिर से फर्नेस की तरफ। अब आती है पानी की बारी। पानी हम या तो समुद्र से लेते हैं या नदी से। अब जरा भट्टी को देखिए, भट्टी छोटी नहीं होती, 50 मीटर से 80 मीटर तक की ऊंची। ये सब प्लांट की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। अब सवाल ये है, इतनी ऊंची भट्टी में पानी ऊपर कैसे पहुंचेगा? पानी तो खुद ऊपर नहीं चढ़ता, इसके लिए बहुत बड़े बड़े ताकतवर पंप लगाए जाते हैं। इन पंपों को कहते हैं बॉयलर फीड पंप। जैसे ही ये पंप चलते हैं, पानी जोर से धक्का खाकर बॉयलर के अंदर चला जाता है। अब बॉयलर के अंदर पानी गर्म होना शुरू होता है, लेकिन ध्यान दीजिए, हमें सिर्फ गर्म पानी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? स्टीम। अब आप सोच रहे होंगे, इतना लंबा सफर कर लिया, कोयला, भट्टी, भाप, टरबाइन, अब बिजली कब बनेगी? हाँ भाई, बस पहुंचने ही वाले हैं। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल में नहीं गया हूं। प्रेशर कितना होता है, टेम्परेचर, टरबाइन की स्पीड, जनरेटर का वोल्टेज, कोयले की कॉस्ट, बिजली की 1 यूनिट बनाने में कितना खर्चा आता है और पावर प्लांट से आपके घर तक पहुंचते पहुंचते बिजली इतनी महंगी क्यों हो जाती है, वगैरह वगैरह। क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता और जो लोग तकनीकी बैकग्राउंड से नहीं हैं उनके लिए समझना मुश्किल हो जाता। तो दोस्तों प्लीज एक छोटा सा काम कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि एक स्विच के पीछे कितनी मेहनत, कितनी तकनीक और कितना संघर्ष छुपा होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और इस कहानी को और भी गहराई से समझते हैं। अब थोड़ा टरबाइन को समझते हैं। टरबाइन एक बड़ी लोहे की चक्की होती है जिसके चारों तरफ पंखुड़ी जैसे ब्लेड लगे होते हैं। जब ये तेज भाप, स्टीम इन ब्लेड को जोर से टकराती है तो टरबाइन तेजी से घूमने लगती है। अब स्टीम टरबाइन तक पहुंच गई, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। टरबाइन एक नहीं होती, 3 होती हैं और तीनों आपस में जुड़ी होती हैं। पहली एचपी टरबाइन यानी हाई प्रेशर टरबाइन, दूसरी आईपी टरबाइन यानी इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन और तीसरी एलपी टरबाइन यानी लो प्रेशर टरबाइन। स्टीम पहले एचपी टरबाइन में डाली जाती है। एक तरफ से स्टीम अंदर गई, उसने एचपी टरबाइन को जोर से घुमाया और दूसरी तरफ से स्टीम बाहर निकल आई। लेकिन अब ये स्टीम पहले जैसी ताकतवर नहीं रही, प्रेशर कम हो चुका होता है और तापमान भी गिर जाता है। इसीलिए एचपी टरबाइन से निकलने वाली स्टीम को दोबारा भट्टी की तरफ भेजा जाता है, वहां उसे फिर से गर्म किया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं रीहीटिंग। अब रीहीटेड स्टीम फिर से ताकतवर बन जाती है और अब उसे आईपी टरबाइन में डाला जाता है। आईपी टरबाइन में स्टीम फिर से टरबाइन घुमाती है, फिर बाहर निकलती है और आखिर में एलपी टरबाइन तक पहुंच जाती है। अब ध्यान दीजिए, तीनों टरबाइन एचपी, आईपी, एलपी एक ही शाफ्ट से जुड़ी होती हैं और वही शाफ्ट सीधे जुड़ी होती है जनरेटर से। जैसे ही टरबाइन घूमी, जनरेटर घूम गया और जनरेटर घूमते ही अब आपको याद आया होगा, शादी पार्टियों में एक छोटा जनरेटर होता है
और यहाँ वही जनरेटर बहुत बड़ा हो जाता है। काम दोनों एक ही करते हैं, बिजली बनाना। बस बन गई बिजली। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।